अदृश्य राजकुमार। एक समय की बात है, एक परी रहती थी जिसका धरती, समुद्र, आग और हवा पर अधिकार था और इस परी के 4 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा, जो तेज और जिंदादिल था, जिसकी कल्पना शक्ति बहुत तेज थी, उसने उसे अग्नि का देवता बनाया, जो उसकी राय में सभी तत्वों में सबसे महान था। दूसरे बेटे को, जिसकी बुद्धि और विवेक ने उसके सुस्त होने की भरपाई कर दी, उसने धरती का शासन सौंप दिया। तीसरा बेटा जंगली और बर्बर था और राक्षसी कद का था, और परी, उसकी माँ, जो उसके दोषों से शर्मिंदा थी, उसे समुद्र का राजा बनाकर उन्हें छिपाने की उम्मीद थी। सबसे छोटा, जो अपनी भावनाओं का गुलाम था और बहुत अनिश्चित स्वभाव का था, हवा का राजकुमार बन गया। सबसे छोटा होने के कारण वह स्वाभाविक रूप से अपनी माँ का प्रिय था, लेकिन इससे उसकी कमजोरियों के प्रति उसकी आंखें अंधी नहीं हो गईं, और उसने पहले ही जान लिया था कि किसी दिन वह प्रेम में पड़कर बहुत पीड़ा झेलेगा। इसलिए उसने सोचा कि सबसे अच्छी बात जो वह कर सकती थी, वह थी उसे महिलाओं से डरने वाली शिक्षा देना, और उसे बहुत खुशी हुई कि जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, ये नापसंदगी बढ़ती गई। बचपन से ही उसने राजकुमारों की कहानियों के अलावा कुछ नहीं सुना था जो प्रेम के कारण सभी प्रकार की परेशानियों में पड़ गए थे, और उसने बेचारे छोटे कामदेव के इतने भयानक चित्र बनाए कि उस युवक को यह मानने में कोई कठिनाई नहीं हुई कि वह सभी बुराइयों की जड़ है। इस बुद्धिमान माँ ने अपने बेटे को सभी महिलाओं के प्रति घृणा से भरने से जितना समय बचाया, उसने उसे शिकार के सुखों से प्यार करने में बिताया, जो उसके बाद से उसका मुख्य आनंद बन गया। उसके मनोरंजन के लिए उसने एक नया जंगल बनाया, जिसमें सबसे शानदार पेड़ लगाए, और उसमें दुनिया के चारों कोनों में पाए जाने वाले हर जानवर को छोड़ दिया। इस जंगल के बीच में उसने एक महल बनाया जिसकी खूबसूरती की बराबरी पूरी दुनिया में नहीं थी, और तब उसने सोचा कि उसने किसी भी राजकुमार को खुश करने के लिए काफी कुछ किया है। अब प्रेम के देवता को गाली देना तो ठीक है, लेकिन मनुष्य अपने भाग्य के विरुद्ध संघर्ष नहीं कर सकता। अपने मन में राजकुमार अपनी माँ की इस विषय पर लगातार की जाने वाली बातों से थक गया था, और जब एक दिन वो किसी काम से महल से बाहर चली गई और उससे विनती करने लगी कि वो कभी भी मैदान से बाहर न जाए, तो उसने तुरंत उसकी अवज्ञा करने का जोखिम उठाया। अकेले में छोड़ दिए जाने पर राजकुमार जल्द ही अपनी माँ की बुद्धिमानी भरी सलाह भूल गया और अपनी खुद की संगति से बहुत ऊब गया। उसने हवा की कुछ आत्माओं को आदेश दिया कि वे उसे पड़ोसी सम्राट के दरबार में ले जाएं। ये राज्य गुलाबों के द्वीप में स्थित था, जहाँ की जलवायु इतनी सुहावनी है कि घास हमेशा हरी रहती है और फूल हमेशा मीठे होते हैं। लहरें चट्टानों से टकराने के बजाय किनारे पर धीरे धीरे मरती हुई प्रतीत होती थीं। सुनहरी झाड़ियों के गुच्छों ने भूमि को ढांक लिया था और अंगूरों से लताएं झुकी हुई थीं। इस द्वीप के राजा की एक बेटी थी जिसका नाम रोजली था, जो पूरी दुनिया की किसी भी लड़की से ज्यादा प्यारी थी। जैसे ही हवा के राजकुमार की नज़र उस पर पड़ी, उसने अपने जन्म से लेकर अब तक की सारी भयानक मुसीबतों को भूल गया, क्योंकि एक ही पल में सालों की योजनाएं अक्सर बिगड़ जाती हैं। वह तुरंत सोचने लगा कि खुद को खुश कैसे रखा जाए, और उसके दिमाग में सबसे छोटा रास्ता यह आया कि रोजली को अपनी आत्माओं के जरिए ले जाया जाए। राजा की भावनाओं की कल्पना करना आसान है जब उसे पता चला कि उसकी बेटी गायब हो गई है। वह रात दिन उसके खोने पर रोता रहा, और उसका एकमात्र सांत्वना एक युवा और अज्ञात राजकुमार के साथ इस बारे में बात करना था, जो अभी अभी दरबार में आया था। अफसोस, वह नहीं जानता था कि अजनबी को रोजली में कितनी गहरी दिलचस्पी थी, क्योंकि उसने भी उसे देखा था और उसके आकर्षण का शिकार हो गया था। एक दिन राजा, हमेशा की अपेक्षा अधिक दुखी होकर, समुद्र के किनारे उदास होकर टहल रहा था। तभी एक लंबी चुप्पी के बाद अज्ञात राजकुमार, जो उसका एकमात्र साथी था, अचानक बोला, कोई भी बुराई बिना उपाय के नहीं होती। उसने दुखी पिता से कहा, और यदि आप अपनी बेटी का विवाह मुझसे करने का वचन दें, तो मैं उसे आपके पास वापस लाने का वचन दूंगा। तुम व्यर्थ के वादों से मुझे शांत करने की कोशिश कर रहे हो, राजा ने उत्तर दिया। क्या मैंने उसे हवा में उड़ते हुए नहीं देखा, बावजूद इसके कि उसकी चीखें किसी और के दिल को नर्म कर सकती थीं, सिवाय उस बर्बर के जिसने मुझसे उसे छीन लिया है।
वह बदकिस्मत लड़की किसी अनजान देश में तड़प रही है, जहाँ शायद किसी इंसान ने कभी पैर नहीं रखा हो, और मैं उसे फिर कभी नहीं देखूंगा। लेकिन जाओ, उदार अजनबी, अगर तुम कर सको तो रोज़ली को वापस ले आओ, और उसके साथ इस देश में हमेशा खुश रहो, जिसका मैं अब तुम्हें वारिस घोषित करता हूँ। हालांकि रोज़ली के पिता को अजनबी का नाम और पद नहीं पता था, लेकिन वह वास्तव में गोल्डन आइल के राजा का बेटा था, जिसकी राजधानी एक शहर था जो एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक फैला हुआ था। शांत पानी से धुली दीवारें सोने से ढकी हुई थीं, जिसे देखकर पीली रेत की याद आती थी। उनके ऊपर नारंगी और नींबू के पेड़ों की एक प्राचीर थी, और सभी सड़कें सोने से पक्की थीं। इस खूबसूरत द्वीप के राजा का एक बेटा था, जिसके जन्म के समय ही उसके लिए रोमांच से भरी जिंदगी की भविष्यवाणी की गई थी। इससे उसके माता पिता इतने डर गए कि उन्हें सांत्वना देने के लिए एक परी, जो उस समय वहां मौजूद थी, ने एक छोटा सा कंकड़ निकाला और राजकुमार के बड़े होने तक उसे अपने पास रखने को कहा, क्योंकि इसे अपने मुंह में रखने से वह अदृश्य हो जाएगा जब तक वह बोलने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि अगर वह बोलने की कोशिश करेगा तो पत्थर अपना सारा गुण खो देगा। इस तरह से अच्छी परी को उम्मीद थी कि राजकुमार सभी खतरों से सुरक्षित रहेगा। जैसे ही राजकुमार बचपन से बाहर निकलने लगा, उसे ये देखने की इच्छा हुई कि क्या दुनिया के दूसरे देश भी उतने ही शानदार हैं जितने कि वह रहता है। इसलिए अपने पिता के कुछ छोटे द्वीपों पर जाने के बहाने वह निकल पड़ा। लेकिन एक भयंकर तूफान ने उसके जहाज को अज्ञात तटों पर पहुंचा दिया, जहां उसके अधिकांश अनुयायियों को बर्बर लोगों ने मार डाला, और राजकुमार खुद अपनी जादुई कंकड़ का उपयोग करके ही बच निकलने में कामयाब रहा। इस तरह वह बिना देखे उनके बीच से निकल गया, और तब तक भटकता रहा जब तक कि वह तट पर नहीं पहुंच गया, जहां वह फिर से अपने जहाज पर सवार हो गया। सबसे पहले उसने गुलाबों का द्वीप देखा और वह तुरंत राजा रोज़ली के पिता के दरबार में गया। जैसे ही उसकी नज़र राजकुमारी पर पड़ी, वह भी हर किसी की तरह उससे प्यार करने लगा। वह पहले ही कई महीने इस हालत में बिता चुका था जब हवा के राजकुमार ने उसे दूर भगा दिया, जिससे द्वीप पर हर आदमी दुखी और निराश हो गया। लेकिन हर कोई दुखी था, लेकिन स्वर्ण द्वीप का राजकुमार पूरी तरह से दुखी था, और वह अपने नुकसान पर विलाप करते हुए दिन और रात बिताता था। हाय, वह चिल्लाया, क्या मैं अपनी प्यारी राजकुमारी को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा? कौन जानता है कि वह कहाँ होगी, और कौन सी परी उसे अपने पास रखेगी? मैं सिर्फ एक इंसान हूँ, लेकिन मैं अपने प्यार में मजबूत हूँ, और जब तक मैं उसे नहीं पा लेता, मैं पूरी दुनिया की तलाश करूँगा। ये कहकर वह दरबार से बाहर चला गया और अपनी यात्रा के लिए तैयार हो गया। वो कई दिनों तक थका देने वाली यात्रा करता रहा, लेकिन खोई राजकुमारी के बारे में एक भी शब्द नहीं सुन पाया। एक सुबह जब वह घने जंगल से गुजर रहा था, तो अचानक उसे एक चीड़ की गली के अंत में एक शानदार महल दिखाई दिया। उसे लगा कि वह रोज़ली की जेल को देख रहा है। उसने अपने कदम तेजी से बढ़ाए और जल्दी से महल के गेट पर पहुंच गया, जो एक ही गोमेद से बना था। गेट खुल गया और वह अंदर चला गया। इसके बाद वह लगातार 3 प्रांगण से गुजरा, जो गहरे गड्ढों से घिरे थे और बहते पानी से भरे थे। किनारों पर चमकीले पंखों वाले पक्षी उड़ रहे थे। चारों ओर सब कुछ दुर्लभ और सुंदर था, लेकिन राजकुमार ने इन सभी अजूबों पर अपनी आंखें नहीं उठाईं। उसने केवल राजकुमारी के बारे में सोचा और सोचा कि उसे कहाँ ढूंढना चाहिए, लेकिन व्यर्थ ही उसने हर दरवाजा खोला और हर कोने में खोज की। उसे न तो रोज़ली दिखी और न ही कोई और। अंत में उसके पास खोजने के लिए कोई जगह नहीं बची, सिवाय एक छोटे से जंगल के, जिसके बीच में एक तरह का हॉल था जो पूरी तरह से संतरे के पेड़ों से बना था और कोनों से 4 छोटे कमरे खुलते थे। इनमें से 3 मूर्तियां और अद्भुत चीजों को छोड़कर खाली थीं, लेकिन चौथे में अदृश्य राजकुमार ने रोज़ली को देखा। हालांकि उसे फिर से देखने पर उसकी खुशी कुछ हद तक कम हो गई थी, क्योंकि उसने देखा कि हवा का राजकुमार उसके पैरों में घुटने टेक रहा था और अपना पक्ष रख रहा था। लेकिन यह व्यर्थ था कि उसने उससे सुनने के लिए विनती की। उसने केवल अपना सिर हिलाया। नहीं, वो केवल इतना ही कह पाई, तुमने मुझे मेरे पिता से छीन लिया, जिनसे मैं प्यार करती थी, और दुनिया की सारी भव्यता मुझे कभी भी सांत्वना नहीं दे सकती। जाओ,
मैं तुम्हारे प्रति कभी भी घृणा और तिरस्कार के अलावा कुछ भी महसूस नहीं कर सकती। इन शब्दों के साथ वह मुड़ी और अपने कमरे में चली गई। उसे पता नहीं था कि अदृश्य राजकुमार उसका पीछा कर रहा है, लेकिन दूसरों की मौजूदगी में राजकुमारी द्वारा पहचाने जाने के डर से उसने चुपचाप अंधेरा होने तक इंतजार करने का मन बनाया और लंबे समय तक राजकुमारी के लिए एक कविता लिखने में बिताया, जिसे उसने उसके बगल में बिस्तर पर रख दिया। ये सब करने के बाद उसने रोसेली को सबसे अच्छे तरीके से कैसे पहुंचाया जाए, इसके अलावा कुछ नहीं सोचा और उसने उस यात्रा का लाभ उठाने का फैसला किया जो हवा का राजकुमार हर साल अपनी माँ और भाइयों से करता था ताकि उसे झटका दिया जा सके। एक दिन रोज़ली अपने कमरे में अकेली बैठी अपनी परेशानियों के बारे में सोच रही थी। तभी उसने देखा कि एक कलम मेज से उठी और सफ़ेद कागज़ पर खुद ही लिखना शुरू कर दिया। चूंकि वह नहीं जानती थी कि यह एक अदृश्य हाथ द्वारा निर्देशित है, इसलिए वह बहुत आश्चर्यचकित हुई और जैसे ही कलम ने चलना बंद किया, वह तुरंत मेज़ के पास गई, जहां उसे कुछ सुंदर कविताएं मिली जो उसे बता रही थीं कि एक और व्यक्ति भी उसके दुखों को साझा करता है, चाहे वे कुछ भी हों, और वो उसे पूरे दिल से प्यार करता है और वह तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक वह उसे उस आदमी के हाथों से छुड़ा नहीं लेता जिससे वह नफरत करती है। इस तरह प्रोत्साहित होकर उसने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई और अपने पिता के महल में एक युवा अजनबी के आगमन के बारे में बताया, जिसके रूप ने उसे इतना मोहित कर दिया था कि उस दिन से उसने किसी और के बारे में नहीं सोचा था। इन शब्दों पर राजकुमार खुद को और रोक नहीं सका। उसने अपने मुंह से कंकड़ निकाला और खुद को रोज़ली के पैरों में फेंक दिया। जब वे पहली मुलाकात के उत्साह से उबर चुके थे, तो उन्होंने हवा के राजकुमार की शक्ति से बचने की योजना बनाना शुरू कर दिया। लेकिन यह आसान साबित नहीं हुआ, क्योंकि जादुई पत्थर एक समय में केवल एक व्यक्ति के काम आ सकता था और रोज़ली को बचाने के लिए गोल्डन आइल के राजकुमार को अपने दुश्मन के क्रोध के सामने खुद को उजागर करना होगा। लेकिन रोज़ली ने इसकी कोई परवाह नहीं की। नहीं राजकुमार, उसने कहा, तुम्हारे यहाँ आने के बाद से ये द्वीप अब जेल जैसा नहीं लगता। इसके अलावा तुम एक परी के संरक्षण में हो, जो हमेशा इस मौसम में तुम्हारे पिता के दरबार में आती है। तुरंत जाओ और उसे खोजो, और जब वह मिल जाए तो उससे ऐसी ही शक्तियों वाला एक और पत्थर मांगो। एक बार जब वह तुम्हें मिल जाएगा, तो भागने के रास्ते में कोई और कठिनाई नहीं होगी। हवा का राजकुमार कुछ दिनों बाद अपनी माँ के महल से वापस लौटा, लेकिन अदृश्य राजकुमार पहले ही निकल चुका था। हालांकि वो पूरी तरह से भूल गया था कि वो किस रास्ते से आया था और जंगल में इतने लंबे समय तक खोया रहा कि जब वो आखिरकार घर पहुंचा तो परी पहले ही जा चुकी थी और अपने सारे दुख के बावजूद उसके पास परी की अगली यात्रा तक इंतजार करने और रोज़ली को 3 महीने और पीड़ित होने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस विचार ने उसे निराशा में डाल दिया और उसने लगभग उसकी कैद की जगह पर लौटने का मन बना लिया था, जब एक दिन जब वह जंगल में एक गली में टहल रहा था, उसने देखा कि एक विशाल ओक का पेड़ अपना तना खोल रहा है और उसमें से 2 राजकुमार गंभीर बातचीत करते हुए बाहर निकल रहे हैं। चूंकि हमारे नायक के मुंह में जादुई पत्थर था, इसलिए उन्होंने खुद को अकेला महसूस किया और अपनी आवाज़ कम नहीं की। क्या? एक ने कहा, क्या आप हमेशा खुद को एक ऐसे जुनून से पीड़ित होने देंगे जो कभी भी खुशी से समाप्त नहीं हो सकता है, और आपके पूरे राज्य में आपको संतुष्ट करने के लिए कुछ भी नहीं मिल सकता है? क्या फ़ायदा? दूसरे ने उत्तर दिया, गनॉम्स का राजकुमार होने का और एक ऐसी माँ होने का जो चारों तत्वों की रानी है, अगर मैं राजकुमारी अर्जेंटीना का प्यार नहीं जीत सकता। जिस क्षण से मैंने उसे पहली बार फूलों से घिरे जंगल में बैठे देखा, मैंने रात दिन उसके बारे में सोचना बंद नहीं किया, और हालांकि मैं उससे प्यार करता हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि वो कभी मेरी परवाह नहीं करेगी। आप जानते हैं कि मेरे महल में वर्षों की अलमारियां हैं। पहले में बड़े दर्पण अतीत को दर्शाते हैं, दूसरे में हम वर्तमान पर विचार करते हैं, तीसरे में भविष्य को पढ़ा जा सकता है। यहीं पर मैं राजकुमारी अर्जेंटीना को देखने के बाद भाग गया था, लेकिन प्यार के बजाय मैंने केवल तिरस्कार और अवमानना देखी। सोचो मेरी भक्ति कितनी महान होगी, जब मेरे भाग्य के बावजूद मैं अभी भी प्यार करता हूँ। अब गोल्डन आइल का राजकुमार इस बातचीत से मंत्रमुग्ध हो गया
क्योंकि राजकुमारी अर्जेंटीना उसकी बहन थी और उसे उम्मीद थी कि वो बोनो के राजकुमार पर उसके प्रभाव के जरिए अपने भाई से रोज़ली को छुड़ा लेगा। इसलिए वह खुशी खुशी अपने पिता के महल में लौट आया, जहां उसे उसकी दोस्त परी मिली, जिसने तुरंत उसे अपने जैसे ही एक जादुई कंकड़ भेंट की। जैसा कि कल्पना की जा सकती है, उसने रोज़ली को छुड़ाने के लिए बिना समय गंवाए निकल पड़ा और इतनी तेजी से यात्रा की कि वह जल्द ही जंगल में पहुंच गया, जिसके बीच में वह एक बंदी के रूप में पड़ी थी। लेकिन हालांकि उसने महल ढूंढ लिया, लेकिन उसे रोज़ली नहीं मिली। उसने बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला और उसकी निराशा इतनी बड़ी थी कि वो 1000 बार अपनी जान लेने के लिए तैयार था। आखिरकार उसे दोनों राजकुमारों की सालों पुरानी कैबिनेट के बारे में बातचीत याद आ गई और कि अगर वह ओक के पेड़ तक पहुंचने में कामयाब हो गया तो वह निश्चित रूप से पता लगा लेगा कि रोज़ली का क्या हुआ। सौभाग्य से उसे शीघ्र ही मार्ग का रहस्य पता चल गया और वह उपहार की अलमारी में घुस गया, जहां उसने दर्पण में दुर्भाग्यपूर्ण रोसेली को फर्श पर बैठे हुए फूट फूट कर रोते हुए देखा और उसके चारों ओर जिन थे, जो रात हो या दिन कभी उसका साथ नहीं छोड़ते थे। इस दृश्य ने राजकुमार की परेशानी को और बढ़ा दिया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि महल कहाँ है और न ही उसे कैसे खोजना है। फिर भी उसने पूरी दुनिया को खोजने का निश्चय किया, जब तक कि वह सही जगह पर न पहुंच जाए। उसने अनुकूल हवा में पाल स्थापित करना शुरू किया, लेकिन उसकी बदकिस्मती समुद्र में भी उसका पीछा करती रही। उसने मुश्किल से जमीन को देखा था कि एक भयंकर तूफान आया और कई घंटों तक इधर उधर भटकने के बाद जहाज कुछ चट्टानों से टकराया, जहां वह टुकड़े टुकड़े हो गया। राजकुमार भाग्यशाली था कि वह एक तैरते हुए स्पर को पकड़ने में सक्षम था और खुद को तैरने के लिए तैयार कर लिया, और हवाओं और लहरों के साथ एक लंबे संघर्ष के बाद वह एक अजीब द्वीप पर जा पहुंचा। लेकिन किनारे पर पहुंचने पर उसे क्या आश्चर्य हुआ, सबसे हृदय विदारक संकट की आवाज़ें सुनने को मिली, जो सबसे मधुर गीतों के साथ मिली हुई थीं, जिन्होंने उसे कभी मंत्रमुग्ध किया था। उसकी जिज्ञासा तुरंत जागृत हुई और वह सावधानी से आगे बढ़ा जब तक कि उसने 2 विशाल ड्रैगन को एक जंगल के द्वार की रखवाली करते नहीं देखा। वे देखने में वाकई भयानक थे। उनके शरीर चमकदार शल्कों से ढके हुए थे, उनकी घुंघराले पूंछें जमीन पर दूर तक फैली हुई थीं, उनके मुंह और नाक से आग की लपटें निकल रही थीं और उनकी आंखें बहादुरों को भी सिहरन पैदा कर सकती थीं। लेकिन चूंकि राजकुमार अदृश्य था और वे उसे नहीं देख पाए, इसलिए वह उनके पास से जंगल में खिसक गया। उसने खुद को तुरंत एक भूल भुलैया में पाया और बिना किसी से मिले बहुत देर तक इधर उधर भटकता रहा। वास्तव में उसने जो एकमात्र दृश्य देखा वह था कलाई के ऊपर जमीन से बाहर निकले हुए मानव हाथों का एक घेरा, जिनमें से प्रत्येक ने सोने का एक कंगन पहना हुआ था, जिस पर एक नाम लिखा हुआ था। वह भूल भुलैया में जितना आगे बढ़ता गया उतना ही वो और अधिक उत्सुक होता गया, जब तक कि उसे एक सरू की गली के बीच में पड़ी 2 लाशें दिखाई नहीं दी, जिनमें से प्रत्येक के गले में एक लाल रंग की रस्सी और हाथ में एक कंगन था, जिस पर उनके अपने नाम और 2 राजकुमारियों के नाम खुदे हुए थे। अदृश्य राजकुमार ने इन मृत व्यक्तियों को अपने घर के पास के 2 बड़े द्वीपों के राजाओं के रूप में पहचाना, लेकिन राजकुमारियों के नाम उसे अज्ञात थे। वो उनके दुर्भाग्यपूर्ण भाग्य पर दुखी हुआ और तुरंत उन्हें दफनाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें कब्र में रखा, उनके हाथ धरती से बाहर निकलने लगे और अपने साथियों की तरह ही ऊपर उठे रहे। राजकुमार इस अजीबोगरीब रोमांच के बारे में सोचते हुए अपने रास्ते पर चला गया, जब अचानक रास्ते के मोड़ पर उसे एक लंबा आदमी दिखाई दिया जिसका चेहरा दुख की तस्वीर था। उसके हाथों में एक रेशमी डोरी थी जो मृतकों के गले में बंधी डोरी के रंग की थी। कुछ कदम आगे बढ़ने पर यह आदमी एक और आदमी के साथ आया जो खुद की तरह ही पूरी तरह से दुखी था। वे चुपचाप गले मिले और फिर बिना कुछ कहे उनके गले में बंधी डोरी को एक दूसरे के पास ले गए और एक दूसरे के बगल में मर गए। व्यर्थ में राजकुमार उनकी सहायता के लिए दौड़ा और डोरी को खोलने का प्रयास किया। वो उसे खोल नहीं सका, इसलिए उसने उन्हें दूसरों की तरह दफना दिया और अपना रास्ता जारी रखा। हालांकि उसे लगा कि बहुत समझदारी की जरूरत है, नहीं तो वह खुद किसी जादू का शिकार हो सकता है, और वह ड्रैगन्स को पार करके एक खूबसूरत पार्क में जाने के लिए शुक्रगुजार था,
जहाँ साफ नदियाँ और मीठे फूल थे और पुरुषों और युवतियों की भीड़ थी। लेकिन वो उन भयानक चीज़ों को नहीं भूल सकता था जो उसने देखी थी और उत्सुकता से रहस्य का सुराग पाने की उम्मीद कर रहा था। दो युवा लोगों को आपस में बात करते हुए देखकर वह ये सोचकर पास गया कि शायद उसे इस बात का कोई जवाब मिल जाए कि उसे क्या उलझन है। और उसने ऐसा ही किया। तुम कसम खाते हो, राजकुमार ने कहा, कि तुम मरते दम तक मुझसे प्यार करोगे, लेकिन मुझे तुम्हारे विश्वासघाती दिल से डर लगता है और मुझे लगता है कि मुझे जल्द ही इस द्वीप के आधे हिस्से की शासक निराशा परी की तलाश करनी होगी। वो उन प्रेमियों को ले जाती है जिन्हें उनकी प्रेमिकाओं ने छोड़ दिया है और जो जीवन से विदा लेना चाहते हैं। वो उन्हें एक भूल भुलैया में डाल देती है जहां उन्हें हमेशा के लिए चलने के लिए अभिशप्त किया जाता है। उनके हाथों में एक कंगन और उनके गले में एक रस्सी होती है जब तक कि उन्हें अपने जैसा कोई दुखी व्यक्ति न मिले। फिर रस्सी खींच दी जाती है और वे जहां गिरते हैं वहीं पड़े रहते हैं जब तक कि उन्हें पहला राहगीर दफना न दे। राजकुमार ने कहा, यह मौत भले ही भयानक हो, लेकिन अगर मैंने तुम्हारा प्यार खो दिया होता तो ये जीवन से भी अधिक मधुर होती। इन सभी खुश प्रेमियों को देखकर राजकुमार और भी दुखी हो गया और वह समुद्र के किनारे भटकता हुआ अपने दिन बिताने लगा। लेकिन एक दिन वह एक चट्टान पर बैठा हुआ अपने भाग्य और द्वीप छोड़ने की असंभवता पर विलाप कर रहा था, जब एक पल में समुद्र लगभग आसमान तक पहुंच गया और गुफाएं भयानक चीखों से गूंज उठीं। जैसे ही उसने देखा, एक महिला समुद्र की गहराई से उठी और एक उग्र दानव के सामने पागलों की तरह उड़ रही थी। उसकी चीखों ने राजकुमार का दिल पिघला दिया। उसने अपने मुंह से पत्थर निकाला और अपनी तलवार खींचकर दानव के पीछे भागा ताकि महिला को भागने का समय मिल जाए। लेकिन जैसे ही वह दुश्मन की पहुंच में आया, दानव ने अपने हाथ में पकड़ी हुई अंगूठी से उसे छू लिया और राजकुमार वहीं खड़ा रहा। तब दानव जल्दी से अपने शिकार के पास गया और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसे समुद्र में डुबो दिया। फिर उसने स्वर्ण द्वीप के राजकुमार के चारों ओर जंजीरें बांधने के लिए कुछ ट्राइटन भेजे और उसने भी खुद को समुद्र की गहराई में फेंका हुआ महसूस किया और राजकुमारी को फिर कभी देखने की आशा खो दी। अब वह दानव जिस पर अदृश्य ने इतनी जल्दी हमला किया था, वह समुद्र का स्वामी था और तत्वों की रानी का तीसरा बेटा था, और उसने उस युवक को एक जादुई अंगूठी से छुआ था जो एक नश्वर को पानी के नीचे रहने में सक्षम बनाती है। इसलिए गोल्डन आइल के राजकुमार ने पाया कि जब ट्राइटन द्वारा जंजीरों में बांधा गया था तो उसे अजीब राक्षसों के घरों और विशाल समुद्री शैवाल के जंगलों से होते हुए ले जाया गया, जब तक कि वह विशाल चट्टानों से घिरे एक विशाल रेतीले स्थान पर नहीं पहुंच गया। सबसे ऊंची चट्टान पर दानव सिंहासन की तरह बैठा था। जब राजकुमार को उसके सामने घसीटा गया तो उसने कहा, दुराग्राही मनुष्य, तुम मृत्यु के पात्र हो, लेकिन तुम्हें और अधिक क्रूरता से पीड़ित होना पड़ेगा। जाओ और उन लोगों की संख्या में शामिल हो जाओ जिन्हें यातना देना मेरा शौक है। इन शब्दों पर दुखी राजकुमार ने खुद को एक चट्टान से बंधा हुआ पाया, लेकिन वह अपने दुर्भाग्य में अकेला नहीं था, क्योंकि उसके चारों ओर जंजीरों में बंधे राजकुमार और राजकुमारियां थीं जिन्हें दानव ने बंदी बना लिया था। वास्तव में अपने कैदियों की सूची में और भी लोगों को जोड़ने के लिए तूफान पैदा करना उसका मुख्य शौक था। चूंकि उसके हाथ बंधे हुए थे, इसलिए स्वर्ण द्वीप के राजकुमार के लिए अपने जादुई पत्थर का उपयोग करना असंभव था और वह अपनी रातें और दिन रोजली के सपने देखकर बिताता था। लेकिन आखिरकार वह समय आ गया जब विशाल ने अपने कुछ बंदियों के बीच लड़ाई की व्यवस्था करके खुद को खुश करने के लिए इसे अपने दिमाग में ले लिया। लॉटरी निकाली गई और एक हमारे राजकुमार पर गिर गई, जिसकी जंजीरें तुरंत ढीली हो गईं। जिस क्षण उसे मुक्त किया गया, उसने अपना पत्थर छीन लिया और अदृश्य हो गया। राजकुमार के अचानक गायब हो जाने पर दैत्य के आश्चर्य की कल्पना की जा सकती है। उसने सभी मार्गों पर निगरानी रखने का आदेश दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि राजकुमार पहले ही दो चट्टानों के बीच से फिसल चुका था। वह जंगलों में बहुत देर तक भटकता रहा, जहां उसे केवल भयानक राक्षस ही मिले। वह एक के बाद एक चट्टाने चढ़ता गया, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर अपना रास्ता बनाता रहा। आखिरकार वह समुद्र के किनारे एक पहाड़ की तलहटी में पहुंच गया, जिसे उसने वर्तमान की कैबिनेट में देखा था,
जहां रोज़ली को बंदी बनाकर रखा गया था। खुशी से भरकर वह बादलों को चीरता हुआ पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और वहां उसे एक महल मिला। वो अंदर गया और एक लंबी गैलरी के बीच में उसे एक क्रिस्टल कमरा मिला, जिसके बीच में रोज़ली बैठी थी, जिस पर रात दिन जिन पहरा देते थे। कहीं कोई दरवाज़ा नहीं था, न ही कोई खिड़की। ये नज़ारा देखकर राजकुमार पहले से कहीं ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह रोज़ली को अपने लौटने की सूचना कैसे दे। फिर भी उसे सुबह से शाम तक रोते हुए देखकर उसका दिल टूट गया। एक दिन जब रोज़ली अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी, तो उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि दीवार के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला क्रिस्टल धुंधला हो गया था, मानो किसी ने उस पर सांस ली हो। और इससे भी बढ़कर जहां भी वह चलती थी, क्रिस्टल की चमक हमेशा धुंधली हो जाती थी। ये राजकुमारी को ये संदेह करने के लिए पर्याप्त था कि उसका प्रेमी वापस आ गया है। हवा के राजकुमार के मन को शांत करने के लिए उसने उसके प्रति बहुत दयालुता से पेश आना शुरू किया, ताकि जब वह अपनी कैद को थोड़ा हल्का करने की भीख मांगे तो उसे मना न किया जाए। पहले तो उसने केवल एक ही अनुग्रह मांगा कि उसे हर दिन 1 घंटे के लिए लंबी गैलरी में ऊपर नीचे चलने की अनुमति दी जाए। यह अनुमति दी गई और अदृश्य राजकुमार ने जल्दी से उसे पत्थर सौंपने का अवसर लिया, जिसे उसने तुरंत अपने मुंह में डाल लिया। कोई भी शब्द उसके अपहरणकर्ता के क्रोध को व्यक्त नहीं कर सकता, जो उसके गायब होने पर था। उसने हवा की आत्माओं को पूरे अंतरिक्ष में उड़ने और रोज़ली को वापस लाने का आदेश दिया, जहां भी वह हो। वे तुरंत उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए उड़ गए और पूरी धरती पर फैल गए। इस बीच रोज़ली और अदृश्य राजकुमार हाथ में हाथ डाले गैलरी के दरवाजे पर पहुंच गए थे, जो छत से होकर बगीचों में जाता था। वे चुपचाप आगे बढ़ रहे थे और खुद को सुरक्षित समझ रहे थे। तभी एक उग्र राक्षस गलती से रोज़ली और अदृश्य राजकुमार से टकराया और डर के मारे उसने उसका हाथ छोड़ दिया। जब तक कोई अदृश्य है, तब तक कोई बोल नहीं सकता, और इसके अलावा वे जानते थे कि आत्माएं उनके चारों ओर हैं और थोड़ी सी भी आहट पर उन्हें पहचान लिया जाएगा। इसलिए वे बस इस उम्मीद में इधर उधर टटोल रहे थे कि शायद उनके हाथ एक बार फिर मिल जाएं। लेकिन अफसोस, आज़ादी की खुशी सिर्फ कुछ ही समय तक रही। राजकुमारी जंगल में इधर उधर भटकती रही और आखिरकार एक फव्वारे के किनारे रुकी। चलते चलते उसने पेड़ों पर लिखा, अगर कभी राजकुमार, मेरा प्रेमी, इस तरफ आए तो उसे बता देना कि मैं यहीं रहती हूँ और मैं रोज़ाना इस फव्वारे के किनारे बैठती हूँ और इसके पानी में अपने आंसू मिलाती हूँ। ये शब्द एक जिन ने पढ़े, जिसने उन्हें अपने स्वामी को दोहराया। हवा के राजकुमार ने खुद को अदृश्य बनाते हुए फव्वारे के पास ले जाया गया और रोज़ली का इंतजार किया। जब वह पास आई तो उसने अपना हाथ बढ़ाया, जिसे उसने उत्सुकता से पकड़ लिया, ये सोचकर कि वह अपने प्रेमी का हाथ है। और अवसर का लाभ उठाते हुए राजकुमार ने उसकी बाहों के चारों ओर एक रस्सी डाली और अपनी अदृश्यता को त्यागते हुए अपनी आत्माओं से उसे सबसे निचले गड्ढे में खींचने के लिए कहा। इसी समय अदृश्य राजकुमार प्रकट हुआ और जिनके राजकुमार को रेशमी डोरी पकड़े हवा में उड़ते देखकर उसने तुरंत अनुमान लगा लिया कि वह रोज़ली को ले जा रहा है। वह निराशा से इतना अभिभूत हो गया कि एक पल के लिए उसने अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोचा। क्या मैं अपने दुर्भाग्य से बच सकता हूँ? वह रोया। मुझे लगा कि मेरी परेशानियां खत्म हो गई हैं और अब वे पहले से भी बदतर हो गई हैं। मेरा क्या होगा? मैं कभी भी उस जगह का पता नहीं लगा पाऊंगा जहां ये राक्षस रोज़ली को छिपाएगा। दुखी युवक ने खुद को मरने देने का फैसला किया था, और वास्तव में उसका दुख ही उसे मारने के लिए काफ़ी था। जब उसे लगा कि वर्षों की अलमारियों के माध्यम से वह पता लगा सकता है कि राजकुमारी कहाँ कैद है, तो उसे थोड़ी राहत मिली। इसलिए वह जंगल में चलता रहा और कुछ घंटों के बाद वह एक मंदिर के द्वार पर पहुंचा, जिसकी रक्षा 2 विशाल शेर कर रहे थे। अदृश्य होने के कारण वह बिना किसी नुकसान के अंदर प्रवेश करने में सक्षम था। मंदिर के बीच में एक वेदी थी, जिस पर एक किताब रखी थी और वेदी के पीछे एक बड़ा पर्दा लटका हुआ था। राजकुमार वेदी के पास गया और उसने किताब खोली, जिसमें दुनिया के सभी प्रेमियों के नाम थे, और उसने पढ़ा कि रोज़ली को हवा के राजकुमार ने एक रसातल में ले जाया था,
जिसका कोई प्रवेश द्वार नहीं था सिवाय सोने के फव्वारे के रास्ते से। अब चूंकि राजकुमार को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह फव्वारा कहाँ मिलेगा, इसलिए ये सोचा जा सकता है कि वो पहले की तुलना में रोज़ली के ज्यादा करीब नहीं था। हालांकि राजकुमार का ये दृष्टिकोण नहीं था। हालांकि मेरा हर कदम शायद मुझे उससे और दूर ले जाएगा, उसने खुद से कहा, फिर भी मैं ये जानकर खुश हूं कि वह कहीं जीवित है। मंदिर से बाहर निकलते समय अदृश्य राजकुमार ने अपने सामने 6 रास्ते देखे, जिनमें से प्रत्येक जंगल से होकर जाता था। वह झिझक रहा था कि कौन सा रास्ता चुने, तभी उसने अचानक 2 लोगों को अपनी ओर आते देखा, जो उसके सबसे दाहिनी ओर के रास्ते से नीचे आ रहे थे। वे राजकुमार गनोम और उसके दोस्त निकले और अपनी बहन राजकुमारी अर्जेंटीना के बारे में कुछ समाचार प्राप्त करने की अचानक इच्छा ने अदृश्य राजकुमार को उनके पीछे चलने और उनकी बातचीत सुनने के लिए प्रेरित किया। क्या आपको लगता है, राजकुमार गनोम कह रहा था, क्या आपको लगता है कि अगर मैं कर सकता तो मैं अपनी जंजीरें नहीं तोड़ता? मुझे पता है कि राजकुमारी अर्जेंटीना कभी मुझसे प्यार नहीं करेगी, फिर भी मैं हर दिन उसे और भी प्यारा महसूस करता हूँ। और जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, मुझे यह महसूस करने का डर है कि वो शायद किसी और से प्यार करती है। इसलिए मैंने गोल्डन फाउंटेन के माध्यम से अपने दर्द से खुद को बाहर निकालने का संकल्प लिया है। इसके पानी की एक भी बूंद रेत पर गिरने से उसके दिल में मेरी प्रतिद्वंद्वी का नाम आ जाएगा। मैं परीक्षा से डरता हूँ, और फिर भी यह डर मुझे मेरी बदकिस्मती का एहसास कराता है। कल्पना की जा सकती है कि इन शब्दों को सुनने के बाद अदृश्य राजकुमार ने राजकुमार गनोम का पीछा किया और कुछ देर चलने के बाद वे गोल्डन फाउंटेन पर पहुंच गए। दुखी प्रेमी ने आह भरते हुए नीचे झुककर अपनी उंगली पानी में डुबोई और रेत पर एक बूंद गिरा दी। इसने तुरंत राजकुमार फ्लेम, उसके भाई का नाम लिख दिया। इस खोज का सदमा इतना वास्तविक था कि राजकुमार गनोम अपने दोस्त की बाहों में बेहोश होकर डूब गया। इस बीच अदृश्य राजकुमार अपने मन में सोच रहा था कि वह रोज़ली को कैसे बचा सकता है। चूंकि वह दानव की अंगूठी से छुआ हुआ था, इसलिए उसके पास पानी के साथ साथ जमीन पर भी रहने की शक्ति थी, इसलिए उसने तुरंत फव्वारे में छलांग लगा दी। उसने एक कोने में पहाड़ की ओर जाने वाला एक दरवाज़ा देखा, और पहाड़ के नीचे एक ऊंची चट्टान थी जिस पर एक लोहे की अंगूठी लगी हुई थी जिसमें एक रस्सी बंधी हुई थी। राजकुमार ने तुरंत अनुमान लगाया कि उस रस्सी का इस्तेमाल राजकुमारी को जंजीर में बांधने के लिए किया गया था, और उसने अपनी तलवार खींची और उसे काट दिया। एक पल में उसने राजकुमारी का हाथ अपने हाथ में महसूस किया, क्योंकि उसने हमेशा अपने जादुई कंकड़ को अपने मुंह में रखा था, हवा के राजकुमार की खुद को दृश्यमान बनाने की प्रार्थनाओं और विनतियों के बावजूद। इसलिए अदृश्य राजकुमार और रोज़ली ने हाथ में हाथ डालकर पहाड़ पार किया, लेकिन चूंकि राजकुमारी के पास पानी के नीचे रहने की कोई शक्ति नहीं थी, इसलिए वह सुनहरे फव्वारे को पार नहीं कर सकी। वे अवाक और अदृश्य होकर किनारे पर एक साथ चिपके रहे, हवा के राजकुमार द्वारा अपने क्रोध में उठाए गए भयानक तूफान से कांप रहे थे। तूफान कई दिनों तक चला था, तभी भयंकर गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। बिजली चमकी, गरज के साथ बारिश हुई, आसमान से आग की लपटें गिरने लगी, जंगल और यहाँ तक कि मकई के खेत भी जल गए। एक पल में ही नदियाँ सूख गईं और राजकुमार ने मौके का फायदा उठाते हुए राजकुमारी को गोल्डन फाउंटेन के पार पहुंचा दिया। उन्हें गोल्डन आइल तक पहुंचने में अभी भी बहुत समय लगा, लेकिन आखिरकार वे वहां पहुंच गए, और हम पूरी तरह से आश्वस्त हो सकते हैं कि वे इसे फिर कभी नहीं छोड़ना चाहते थे।